जय हिंद, हर हर महादेव, जय श्री राम सभी को। वेलकम बैक टू दी चैनल। दिस इज़ पलक मिश्रा एंड आज की वीडियो सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए है। आज हम लोग पढ़ेंगे फेमिलियल प्रॉब्लम्स। ठीक है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी के हो, आपको सिलेबस में ये सारे टॉपिक्स पढ़ने होंगे जो कि सोशियोलॉजी के 4th सेमेस्टर या 3rd सेमेस्टर में यूजुअली होता है। तो आज हम लोग फेमिलियल प्रॉब्लम्स को पढ़ेंगे, कॉजेज़ क्या हैं, इम्पैक्ट क्या है, सॉल्यूशन के साथ ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे विथ मीनिंग ऑल्सो। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो पहले हम जानेंगे फेमिलियल प्रॉब्लम से पहले कि फैमिली होता क्या है, वो कौन कौन से रोल्स को निभाता है। ठीक है, तो फैमिली क्या है? फैमिली एक इंस्टीट्यूशन। तो फैमिली इज़ अ सोशल इंस्टीट्यूशन जो कि बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। कौन कौन से फंक्शंस? आपको इमोशनल सपोर्ट करना, आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करना। आप पढ़ रहे हो क्योंकि आपके माँ बाप आपको पढ़ा रहे हैं, आपकी फैमिली आपको पढ़ा रही है। आपको कॉपी खरीदना है तो पैसे कौन देता है? आपको आपके पेरेंट्स देते हैं, है ना। हमें बुक्स खरीदनी होती है तो हम किससे मांगते हैं? पैसे पेरेंट्स से मांगते हैं। तो फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना, आपकी देखभाल करना, टेक केयर करना, आपका सोशलाइजेशन करना, ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट है। और हमारी जो वर्शिप है, एंसेस्ट्रल वर्शिप है, आपको बताते हैं ना आपके माँ बाप की, देखो ये भगवान जी हैं, इनका ये नाम है, इनको पूजा करो, इनको जल चढ़ाओ, इनको फूल चढ़ाओ, है ना। तो हम छोटे से ही हमें वो सीख जाते हैं। तो एंसेस्ट्रल वर्शिप भी ट्रांसमिट करना, हमारे कल्चरल वैल्यूज़ को, नॉर्म्स को, ट्रेडिशंस को आप में ट्रांसफ़र करने का काम भी फैमिली करती है। मोरल एजुकेशन देना, आपको बताती है कि झूठ नहीं बोलना है, आपको बताती है कि चोरी नहीं करनी है, आपको बताती है कि एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी है। सब कहाँ है? मोरल एजुकेशन प्रोवाइड करना। और पहले के ज़माने में जब स्कूल्स नाम के इंस्टीट्यूशन नहीं होते थे तो फैमिली ही पढ़ाती भी थी, आपको एजुकेट करने का काम भी फैमिली करता है। ठीक, ओके। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि फैमिली होती क्या है और उसका रोल क्या होता है। अब कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देख लीजिए थोड़ा सा। फैमिली के फीचर्स हैं कि किंगशिप टाइज होती हैं, आपको जो ब्लड रिलेशन होता है, और एक रिलेशन जब आप मैरिज करने के बाद जो जाते हो वो होता है किंगशिप। दो तरह के होते हैं ना, जैसे बाई बर्थ आपको जो आपके मम्मी पापा मिले हैं वो सारे, फिर जब आपकी शादी हो जाएगी तो वो जो आपके उस साइड की फैमिली मिलेगी वो किंगशिप, दोनों ही आते हैं इसमें। तो आपको किनशिप बॉन्ड मिला हुआ है ना, आप एक ही घर में रहते हो तो शेयर रेसिडेंट है। उसके बाद इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, जैसे मैंने बोला कि आप जो है उनके ऊपर निर्भर करते हो कि वो आपको बुक्स दिलाएंगे, वो आपको पैसे देंगे तो आपका स्कूल की फीस भराएगी। समझ गया? आने समझ में आ गया सॉरी। उसके बाद आपको इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना है। वॉट एवर थिंग्स जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं ये सारे इसमें इंक्लूड कर लेना। ठीक है, चलो अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं कि फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। क्योंकि फेमिलियल प्रॉब्लम्स यही है कि फैमिली जब टूटने लगती है, डिसमेंटलिंग ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन आई फैमिली, दैट इज फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसा होता है कि जो फैमिली में फंक्शनिंग जो होती है ना वो अच्छे से नहीं होती, नॉन हारमोनियस फंक्शनिंग होती है, या ऐसा स्टेट है जिसमें फैमिली के अंदर कॉन्फ्लिक्ट, डिस्प्यूट या इंस्टेबिलिटी आ गई है। ये क्या होगा? ये हो गया फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी? इसमें आएगा मैरिटल कन्फ्लिक्ट जो कि हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में, फिर हो गया हमारा पेरेंट और चाइल्ड के बीच में, और उसके बाद क्या हो गया? सिबलिंग्स के बीच में, दो सिबलिंग्स के बीच में, भाई बहन है, बहन बहन है, दोनों भाई हैं, अगर दिक्कतें आ रही हैं तो ये सभी जो है फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन होगा। क्यों? क्योंकि मैरिटल कन्फ्लिक्ट की वजह से बच्चे के ऊपर इम्पैक्ट जाएगा। अगर हस्बैंड जो है वाइफ के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस करता है, या दोनों लोगों में जब देखो तब बहसबाजी होती रहती है, तो बच्चे का जो है, क्योंकि अब उन दोनों की मेंटल हेल्थ ऑलरेडी बिगड़ चुकी है और बच्चे की मेंटल हेल्थ बिगड़ रही है, तो उसको इमोशनल सपोर्ट तो प्रोवाइड कर ही नहीं पा रहा है कोई। और जब खुद में ही उलझे रहोगे तो बच्चे का ध्यान कहाँ से दोगे? तो कहीं ना कहीं बच्चे का जो है ना बिहेवियर, उसमें इनसिक्योरिटी हो जाती है। जिसके डिवोर्स पेरेंट्स होते हैं ना, उसमें देखोगे एक इनसिक्योरिटी है। वो जब देखता है दो लोगों को साथ में, उसके पेरेंट्स उसका देखभाल कर रहे हैं, तो उसको बहुत बुरा फील होता है। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे उसकी रेबेलियस नेचर हो जाता है, डेविएंट बिहेवियर शो करता है। समझ रहे हो? तो ये सारी चीज़ें होती हैं। डेविएंट अगर नहीं पता कि क्या होता है तो मेरे वीडियो पे जाकर देखो, मैंने डेविएंस को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आप वहाँ जाके पढ़ सकते हो। बाकी डेविएंस का मतलब होता है ना कि अनएक्सेप्टेबल सोशल बिहेवियर, इतना समझो कि सोसाइटी के कुछ नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ हैं उसको एक्सेप्ट नहीं करना,
तो डेविएंस इज एनी बिहेवियर ऑन एन एक्टिविटी विच वॉयलेट्स द सोशल नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी, ठीक। उसके बाद पेरेंट और चाइल्ड में कंफ्लिक्ट हो रहा है क्योंकि जनरेशन गैप है और भी बहुत कुछ जिसको हम लोग डीप में डिस्कस करेंगे। एंड दो सिबलिंग्स के बीच में राइवलरी, ये सारी चीज़ें अगर फैमिली के अंदर हो रही हैं तो फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। और तो और जो हमारे इन-लॉज हैं और जो है हमारी वाइफ है उसके साथ भी अगर कोई दिक्कत है, दोनों सास ससुर और जो बहू है उनमें भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी उसी के अंतर्गत आएगा, क्योंकि अगर वो जॉइंट फैमिली में है तो सीधी बात है जहाँ 4 बर्तन साथ में रखो वहाँ खटकते हैं, सब ऐसा कहते हैं, तो होगा प्रॉब्लम। तो इस तरीके की भी चीज़ें इम्पैक्ट डालती हैं। चलो एक एक करके डिस्कस करेंगे कि भाई आखिर कॉजेज़ क्या क्या होते हैं। तो पहला कॉज है मैरिटल टेंशन। तो किस रीज़न से मैरिटल टेंशन होता है? फाइनेंशियल स्ट्रेस है। मान लो हस्बैंड एंड वाइफ है जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन बड़ी पुअर है और ऊपर से एक बच्चा भी है तो उसकी देखभाल करना है नॉल, तो नहीं जॉब मिल रहा है या फिर जॉब है उसमें पैसे कट जा रहे हैं या पैसे नहीं दे रहा है, तो फाइनेंशियल टेंशन की वजह से भी होता है मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट ना। डेली डिसएग्रीमेंट, दोनों आपस में जो है कभी एक साथ जो है हामी भर ही नहीं सकते। वो कहेगा ईस्ट तो दूसरा कहेगा वेस्ट, है ना। वो डेली का डेली एक दूसरे से डिसएग्री करे कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, तो अगर कोई सहमत नहीं रहेगा तो फिर सिंपल सी बात है कॉन्फ्लिक्ट होगा, सब आपस में झगड़ेंगे। उसके बाद डिफरेंट पर्सनल वैल्यूज़, यानी अगर मान लो कोई एक हस्बैंड है जो कि उसकी डिफरेंट आइडियोलॉजी है, मान लो वो चाहता हो कि उसको बहुत ही स्पेस पसंद हो एंड वहीं पे वाइफ जो है उसको चाहिए कि किसी का साथ हो, तो अब दोनों में बिल्कुल कन्फ्लिक्ट होगा। मान लो वो साथ में जैसे ही जहाँ वो जाए वही पीछे पीछे जाने लगे तो वो कहेगा अरे यार स्पेस तो दो, स्पेस नहीं दे रही हो तुम, है ना। और वहीं पे मान लो वही सेम चीज़ें हस्बैंड के साथ हो और वाइफ किसी से बात कर रही है और वो हर वक्त ये चीज़ें पूछता रहे कि ये कौन है वो कौन है, तो उसको इतना ज़्यादा इंटरफेरेंस पसंद ना आए तो फिर वो भी बोलेगी कि यार तुम मुझे स्पेस नहीं दे रहे हो। तो जो डिफरेंट पर्सनल वैल्यूज़ एंड आइडियोलॉजी का डिफरेंस होता है वो भी मैरिटल टेंशन क्रिएट करता है, जो कि अल्टीमेटली लीड्स टू डाइवोर्स। या तो अलग हो जाएंगे या तो एक फैमिली मेंबर यानी हस्बैंड या वाइफ में से कोई एक घर छोड़ के चला जाएगा बिना लीगल, ये अबेंडन का मतलब होता है कि छोड़ के चला जाना, लीगल कार्रवाई नहीं होगी इसमें ना। तो यानी मान लो कोई हस्बैंड उठा और बोला कि तंग आ गया हूँ तुमसे और वहाँ से भाग जाए, अपना घर में पैकिंग करे सामान और निकल जाए, उसके बाद उसका कोई अता पता ही ना हो, कहीं और जाके रहने लगे अकेले, तो ये हो जाएगा। वर्बल अब्यूज़ होगा, गाली गलौज होगी, उसके बाद डोमेस्टिक वायलेंस होगा। इसी वजह से जो मैरिटल टेंशन है वो क्रिएट होता है। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि पहले मैरिटल टेंशन होता क्या है। अब रीज़न को थोड़ा सा और डीप में डिस्कस करेंगे। लेट मी जूम दिस फर्स्ट। ओके, अब देखो सोशल मीडिया एंड रोमांटिक पॉलिसी ये बहुत ही बड़ा फैक्टर है। जैसे आप भी अगर रील स्क्रॉल करने वाले हैं तो आपको पता होगा कि जब भी हम कोई रील खोलते हैं तो 2 कपल का आ जाता है जो बहुत मतलब रोज़ दे रहे हैं, तो पेटल्स रोज़ के उड़ा रहे हैं उसके ऊपर, उसका बर्थडे विश हो रहा है एकदम अजीब ही ढंग से, पीछे दुनिया भर की चीज़ें लगी हुई हैं, डेकोरेशन ये वो। अब क्या होता है ना, ये जब कोई भी नॉर्मल व्यक्ति देखा रहता है छोटे पे से, आजकल जेन जी में तो ये बहुत ही फेमस है कि दोनों लोग जो है यही चीज़ें कि गिफ्ट दे रहे हैं, बिना गिफ्ट दिए तो विश हो ही नहीं सकता, दुनिया भर की चीज़ें। अब ये देख देख के जो बंदा पैदा हुआ है देख रहा है मोबाइल में कि अच्छा ऐसा होता है क्या, आँख पे पट्टी बांध के कहीं लेके जा रहे हैं और फिर हैप्पी बर्थडे विश कर रहे हैं, हैप्पी एनिवर्सरी विश कर रहे हैं, तो धीरे धीरे वो मन में बैठ जाता है कि अच्छा मेरे लाइफ में भी तो ऐसा ही होगा, कोई होगा जो ऐसे बिहेव करेगा। अब वो शादी के बाद गई या गया और उसके बाद एकदम उसे उल्टा लगा, क्योंकि मैंने एक बार विकास सर की कोई वीडियो थी उस पर क्लिक की थी, विकास देवकीर्ति सर, लाइक ही इज़ वेरी फेमस, आप सभी जानते ही होंगे, IAS वगैरह की तैयारी कराते हैं। एंड उनकी वीडियो में जाने के बाद वो यही चीज़ें बता रहे थे, क्योंकि मैंने तो उस वीडियो को ऐसे ही देखा था क्योंकि वो बहुत अच्छा बातें बताते हैं, तो उसको देखा था सुनने के लिए, और उन्होंने अचानक से बीच में यही टॉपिक छेड़ दिया कि जो पॉलिसी बनाई जाती है, सोशल मीडिया एक बबल बना देता है, एंड जैसे ही वो सामने आता है और आपको प्रैक्टिकल रियलिटी से समझ में आती है कि रोज़ नहीं धनिया देना होता है असल में, तो बहुत फनी था वो, मुझे पूरा याद नहीं आ रहा है, बट दिस इज़ एक्चुअल रियलिटी कि आपको कोई हर दिन रोज़ नहीं दे सकता, नहीं आप दूसरे को वही सेम चीज़ कर सकते हो, है ना। तो अगर किसी की ऐसी मेंटालिटी है कि हर चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए एक रोज़ और एक हाथ में गिफ्ट होना चाहिए, तो ये रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, जहाँ पे इतनी महंगाई बढ़ चुकी है, जहाँ पे कंपटीशन इतना है
है ना, जहाँ पे आपको सीट नहीं मिल रही है। एग्ज़ाम दे रहे हो तो हर का अलग अलग क्राइटेरिया बना हुआ है, आपकी सीट जो है इतनी ही है, आपके कास्ट की सीट इतनी है, दुनिया भर की चीज़ें। तो कहीं ना कहीं अब वो बंदा क्या करे, लेकिन यहाँ तो रोमांटिक पॉलिसी बन के रखी हुई है कि ऐसे ट्रीट होगा वैसे ट्रीट होगा, है ना। तो ये चीज़ें बहुत है। तो ये सारा रीज़न सोशल मीडिया करता है। जो लोग रील बनाने वाले जो कपल होते हैं उनको पीटने का मन करता है। प्लीज़ मेरे फीड में मत आया करो, मुझे बहुत चिढ़ मचती है ठीक है, इसलिए इट्स लाइक इट इज़ इम्प्रैक्टिकल, राइट, बी प्रैक्टिकल। और दोनों अगर प्रैक्टिकल रहे तो ठीक है, और एक उसमें इम्प्रैक्टिकल रहा तो दिक्कत है। तो मैरिटल टेंशन इसीलिए क्रिएट होती है। फिर देखो पास्ट ट्रॉमा। अब जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई पर्सन है, मान लो कोई लड़का है, उसके पास में कोई उसकी लाइफ में थी ऑलरेडी कोई, और उसने उस पर चीट किया था, उसके बाद उसकी शादी उसके पेरेंट्स ने करवा दी। उसके बाद उसका बिहेवियर उसकी वाइफ के साथ अच्छा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसकी प्री कंसीव नोशन में बैठ रखा है कि लड़की है तो चीटिंग करेगी, इस तरह का कुछ, या उसके अंदर एक इनसिक्योरिटी है कि कहीं ये भी ऐसा मेरे साथ कर ना दे। तो मान लो कि उसके कोई मेल फ्रेंड्स हैं और उससे बात करती है तो वो चिढ़ेगा, ये वो बहुत सारे सवाल पूछेगा, ये कौन है वो कौन है, तुम इससे बात मत करो। तो फिर उस लड़की को बहुत ज़्यादा इशू होगा, क्योंकि जैसे उसके लाइफ में ऐसे फ्रेंड्स रहे हैं स्कूल में, कॉलेजेस में, तो उसके लिए तो एकदम नॉर्मल सी बात है क्योंकि उसके दोस्त हैं। अब यहाँ इसको एक इनसिक्योरिटी है क्योंकि उसका पास्ट है, और ये उस चीज़ को एक्सप्रेस भी नहीं करेगा क्योंकि कम्युनिकेशन गैप है, ठीक है। तो इधर से एक्सप्रेशन नहीं आएगा कि देखो मुझे इसीलिए इशू है या मुझे इसीलिए इनसिक्योरिटी होती है क्योंकि मेरे पास्ट लाइफ थोड़ी सी ऐसी रही है तो मुझे दिक्कत होता है ऐसा। अगर ये लड़का नहीं कहा अपनी वाइफ से तो ऐसी ही डिस्प्यूट और अराइज होंगे कि तुम मुझ पर शक कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है ऐसा ऐसा है क्या, दुनिया भर की चीज़ें। तो पास्ट ट्रॉमा बहुत ही अच्छे से इन सब चीज़ों को प्रॉब्लम्स का अराइज करता है, ठीक। और पास्ट ट्रॉमा ये भी हो सकता है कि बंदा बहुत ही डिप्रेस्ड है, ठीक है, तो ऑलरेडी वो तो अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में जी रहा है। मान लो उसका एग्ज़ाम नहीं निकला, ठीक है, मान लो फॉर एग्जांपल कि यूपीएससी कोई लड़की चाहती थी कि वो आईएएस बने और वो ट्राई कर ही रही थी, उसके पेरेंट्स जैसे ही वो अटेम्प्ट में फेल हुई उसके पेरेंट्स ने उसकी पकड़ के शादी करा दी। अब उसके मन में क्या है कि जैसे नहीं होता है कि हम एक क्राइटेरिया सेट करके रखते हैं एज अ स्टूडेंट भी कि शादी से पहले एटलीस्ट एक जॉब हो, सेटल हो जाए, क्योंकि फिर ऐसा ना हो कि कोई आपके ऊपर डोमिनेट करने वाला मिले। दोनों लोगों के पास जॉब होनी चाहिए एंड आई थिंक इट इज़ नेसेसरी ऑल्सो, क्योंकि आप अपने ऊपर डिपेंड करो, दूसरे के ऊपर डिपेंड ना हो, इंडिपेंडेंट बनो, स्पेशली यही नीड है। तो वो लड़की ऐसा चाहती थी कि उसके पास एटलीस्ट खुद के कमाए हुए पैसे हो ताकि वो डिपेंड ना हो अपने पति पे। अब यहाँ पे सीन ऐसा हो गया कि उसके पेरेंट्स उसको करवा दी, तो उसके मन में जो है ना बिल्कुल कन्फ्लिक्ट है, बिल्कुल मतलब जब भी वो कुछ कहेगी कुछ करेगी उसको कुछ चाहिए होगा तो बहुत मतलब डिलेमा कि मांगे नहीं मांगे, फिर उसका खुद का ईगो आ जाता है, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट आ जाती है। तो ये बंदे को बहुत प्रेशराइज कर देता है। और फिर एक बंदा अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा है, दूसरा बंदा नॉर्मल है, तो फिर एक ना एक दिन बहसबाजी होगी, समझ रहे हो। तो साइको जो है पास्ट के ट्रॉमास वगैरह भी इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने में रीज़न होते हैं। साइकोपैथिक पर्सनैलिटी मतलब कोई बंदा है जो बिल्कुल मतलब लाइक मैड, पागल, कभी कभार कुछ भी बिहेव कर रहा है, कैसे भी चिल्ला रहा है, कैसे भी कर रहा है, मतलब बिल्कुल साइकोपैथ है। तो वो एकदम पर्सनालिटी डिसऑर्डर है मान लो कुछ। तो बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जो अगर एक पर्सन के पास है तो सामने वाला बंदा उसे सफ़र करेगा, क्योंकि मान लो उसकी फैमिली छुपा के शादी करा दी तो फिर आगे एक न एक दिन तो पता चलेगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि शादी के बाद भी थोड़ा दूर दूर रहें तो पता ही ना चले। तो सिंपल सी बात है कि साइकोपैथिक पर्सनालिटी है तो भी कन्फ्लिक्ट आएगा। आइडियोलॉजी में क्लैश है, मैंने बोला ना एक प्रैक्टिकल है और दूसरा एकदम इम्प्रैक्टिकल। तो आइडियोलॉजी कन्फ्लिक्ट है। मान लो कोई सोचता हो कि यार सेविंग्स करें और घर बन जाए, मान लो किराए पे रहता है कोई, तो वो यही सेविंग करेगा ना कि घर बन जाए, कहीं सेटल हो जाए, फिर देखेंगे। और इधर से मान लो कोई एक पार्टनर है, वो चाह रहा है कि अरे नहीं घूमने फिरते हैं, लाइफ तो इसीलिए बनी है, थोड़ा उस टाइप का घुमक्कर टाइप पर्सनालिटी है। अब दोनों में कन्फ्लिक्ट हो रहा है कि इधर सेविंग करना चाह रहा है, दूसरा घूमना चाह रहा है। तो आइडियोलॉजी क्लैश। टेम्परामेंटल इशू, एक बहुत गुस्सैल है, छोटी छोटी बातों पे चिढ़ जाता है, खड़े हो जाते हैं कि एक तुम मुझे ऐसे कैसे बोल दिया। हाँ मान लो कोई मजाक किया, क्योंकि देखो मजाक का नाम ही इट्स लाइक इट क्रिएट्स इशू। मान लो कोई है बहुत ही मजाकिया पर्सनालिटी की, उसकी हर चीज़ मज़े मज़े में जाती है, और दूसरा है थोड़ा सीरियस टाइप। अब कोई कुछ बना नहीं, खड़ा कि तुमने मुझे ऐसे बोला, तुमने मुझे दूसरे के सामने बेइज्जती कर दी मेरी, समझ रहे हो। तो टेम्परामेंटल इशू क्लैश हो रहा है, एक को बहुत ज़्यादा एंगर इशूज़ हैं,
तो ये सभी रीजंस आप लोग लिख सकते हो ना। और सबसे बड़ी बात, किसी किसी की वॉइस बहुत तेज होती है ना, तो वो क्या करते हैं, दूसरे पार्टनर की मान लो वॉइस धीमी है और एक की बहुत तेज है, तो वो नॉर्मल, देखो यार वॉइस का तो मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि वॉइस इज लाइक समथिंग जो कि आपको मिला रखा है ना, आपको मिल चुका है कि आप तेज बोलते हो या आप धीरे बोलते हो। जैसे हम क्लास में नहीं देखते हैं कि कुछ कुछ बच्चों की इतनी धीमी वॉइस होती है कि वो बेचारे अपने हाई पिच पे कह रहे होते हैं, फिर भी किसी क्लास में बच्चे को सुनाई नहीं देता। और किसी किसी की इतनी बोल्ड वॉइस है कि पूरे क्लास में गूंजती है। मेरी थी, ठीक है हाँ, मेरी वॉइस लाइक बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो जब भी मैं रीडिंग करने के लिए मेरे को टीचर्स उठाते थे, क्योंकि पलक मिश्रा लाइक मेरी वॉइस एकदम गूंजती थी क्लास में, तो कोई बच्चा बार बार क्या क्या कहाँ हो ये नहीं पूछता था। तो इसीलिए हाँ, तो ये जो वॉइस वाला इशू है ना, ये बहुत होता है। मान लो किसी की बहुत ऊंची वॉइस है और सामने वाले बंदे को वो पसंद नहीं है, तो अब तो भाई क्या ही होगा, कॉन्फ्लिक्ट। ओके, डिफरेंट लाइफ फिलोसफीज, दोनों की सोचने का तरीका अलग, दोनों की लाइफ फिलोसफी अलग है। उसके बाद आते हैं हम ऑक्यूपेशनल या करियर इशू। जैसे मैंने अभी यूपीएससी का एग्जांपल दिया, या कोई करियर में स्ट्रगल कर रहा है, मान लो जैसे शादी हुई किसी की और सामने पता था कि अच्छा लड़का जो है इतना कमाता है, लड़की इतना कमाती है, दोनों लोग मिलकर शादी करें। अब हुआ क्या, किसी की एक पार्टनर का जॉब चला गया है ना, अब जॉब चला गया तो बैठा है, तो अब एक पार्टनर पे ज़्यादा लोड आ गया, क्योंकि अभी तो मैरिज अभी ऐसे नहीं कह सकते कोई भी, यहाँ पे कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं हुआ है कि अगर मेल है तो उसकी जॉब कंपलसरी। आजकल फीमेल्स की जॉब को देख के भी शादी हो रही है, तो ऐसा वो पहले वाला टाइम नहीं रह गया है ना। तो आजकल फीमेल्स को भी अगर जॉब कर रही है, मुझे स्टैंडर्ड लड़की चाहिए, मुझे इंजीनियर डॉक्टर इस तरह का क्राइटेरिया रख के लोग शादी कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल ऐसा हो रहा है कहीं और उसमें एक लोगों की जॉब चली गई और अब लग भी नहीं रही है, तो अब सिंपल सी बात है, सामने वाला बंदा उसको कुछ ना कुछ करेगा, टॉन्ट करेगा, तुमसे एक जॉब भी नहीं संभाली गई, तुम्हारी जॉब चली गई, अब तो मिल भी नहीं रही है, इतना संभाल रहा हूँ मैं, कैसे संभालूँ, मेरे ऊपर सारा प्रेशर है। तो ऑक्यूपेशन या करियर टेंशन भी हो सकता है, करियर। फिर नो कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे हैं, मतलब एक बार हुआ नहीं कोई डिस्प्यूट के बात ही छोड़ो, खत्म बात। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है थोड़ा भी सामने वाले बंदे को किस चीज़ से, कुछ लोगों का ऐसा होता है ना कि इमोशनल सपोर्ट देने नहीं आता बिल्कुल भी, मतलब कोई रो रहा है वो खड़ा होकर देखेगा कि हैं ये क्या होता है, कुछ लोग होते हैं ऐसे। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेल्स फीमेल्स के साथ बस, मैं बहुत सारे मीम्स देखती हूँ, उसमें लगता है अरे मैंने शिनचैन का मीम देखा था, उसमें लगता है ओ गॉड कोई रोता है तो मैं मनाऊँ कैसे। इट्स लाइक इट इज़ फनी बट इट इज़ रियलिटी ऑल्सो। समबडी जो कि नहीं जानता है कैसे करना है मैनेज, इमोशनल सपोर्ट कैसे देना है, तो वहाँ पे भी दिक्कत आती है। सामने वाले बंदे को लगता है देखो मैं रो रही हूँ या रो रहा हूँ और इसको कुछ फर्क ही नहीं है, खड़े होकर देख रहा है या देख रही है, तो इमोशनल इशू भी होती है। इकोनॉमिक टेंशन है भाई, जॉब वगैरह से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो। एंड सबसे बड़ा इशू इस टाइम पे है रोल का। अब मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ, थोड़ा सा मैं जूम आउट कर दूँ, ठीक है। अब रोल का क्या इशू है, जैसे अब आज के ज़माने में दोनों ही वर्किंग, मैन तो वर्किंग है और वाइफ भी वर्किंग है, ठीक है, वर्किंग वुमेन है। तो अब जब वो वर्किंग वुमेन घर आती है काम करके थक के, और उसका पति भी घर आता है काम करके थक के, तो उसके पति की अगर ये एक्सपेक्टेशन है कि वो मुझे एक गिलास पानी ला कर दे और इधर वो थक कर आई है, तो उसके जो रोल्स हैं ना वो कन्फ्लिक्ट हो गए, एक हाउस वाइफ के रोल और एक वो पर्सन एक एम्प्लॉय के रोल, तो कन्फ्लिक्ट होता है ना। वो भी कह देगी कि मैं भी तो थक कर काम कर कर ही आई हूँ तुम्हारे साथ, मैं क्यों पानी दूँ, तुम मुझे पानी दो, समझ में आया। और अभी जो रिसेंटली मूवी निकली है, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं आ रहा, वो तो ऐसा हो गया कि उस मूवी को देख लो और हर उस पर बहुत मीम बना था कि जो हाउसवाइफ मिसेज, उसके बाद सबके सब मीम बना रहे थे कि अब लड़कियों का कमबैक होगा, तो बहुत फनी था वो भी। बट दिस इज काइंड ऑफ रियलिटी ऑल्सो। वो मूवी बहुत कुछ पोर्ट्रे करता है सोसाइटी के बारे में। दिस इज़ ट्रू थिंग ऑल्सो कि बहुत प्रेशर जब आता है किसी एक पर्सन पे, तो वो ऐसे ही एक्सप्लॉइट और एग्जॉस्ट हो जाता है इंसान। तो जब वुमेन है वो काम भी कर रही है, उसके बाद वो घर भी संभाल रही है, और उसी में फालतू की कोई उटपटांग कमेंट करे या आप नहीं समझ रहे उस चीज़ को, आप हेल्प भी नहीं करा रहे हैं और आप एकदम प्रेशराइज करके रखे हुए करना ही है, करना पड़ेगा बिकॉज तुम हाउस वाइफ हो। तो ये चीज़ अगर ये पोर्ट्रे कर दिया आपने कि तुम हाउस वाइफ हो, भले ही वर्क करो चाहे ना करो, लेकिन हाउस वाइफ की ड्यूटी करनी होगी तो करनी होगी, फिर कॉन्फ्लिक्ट तो
डेफिनेट से बात है भाई, अगर आप थके हो तो सामने वाला भी थका होगा ना। तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, ना कि लड़ने की। अगर एक गिलास पानी वो आपको एक दिन देती है तो आप भी उसे एक गिलास पानी दे दो, कोई गलत बात तो है नहीं ना। तो वो चीज़ है, तो अंडरस्टैंडिंग एंड म्यूचुअल हेल्प की ज़रूरत है यहाँ पे बस। तो रोल इशू बहुत है, जैसे एक ही पर्सन के डिफरेंट रोल होते हैं तो वो खड़ा नहीं हो पाता। फॉर एग्जाम्पल इसी में एक जोड़ दें कि एक वाइफ भी है, उसी में एक मदर भी है, तो जब वो ड्यूटी से वापस आ रही है तो उसको अपने बच्चे को पढ़ाना भी है, उसको कुछ सीख भी देनी है, उसको मोरल वैल्यूज़ भी सिखाना है उसी में, ठीक है। और वो अपने बच्चे पे ध्यान नहीं दे पा रही है तो फिर वो बुरी माँ। उसके बाद वो घर वालों पे ध्यान नहीं दे पा रही क्योंकि उसके ऑफिस के इतने ज़्यादा वर्कलोड है ना। कॉर्पोरेट में तो ऐसे ही होता है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा होते हैं, एक्स्ट्रा वर्कर आ जाते हैं। तो ये सब क्या होगा, ये सब टेंशन क्रिएट करेगा, फिर कॉन्फ्लिक्ट होगा कि अरे यार तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या मैं कब से काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो मैं क्या लगता है कि हर चीज़ में मैं कैसे करूँगा, ये वो दुनिया भर की चीज़ें। तो ये दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है, ठीक। अब इसके सॉल्यूशंस देख लीजिए। सॉल्यूशन तो दोनों लोग आपस में लगा सकते हैं हम तो बस बता सकते हैं। तो सॉल्यूशन में कि क्लियर रोल सेट हो, है ना, वर्क डिवीजन हो, मतलब कि दोनों ही पार्टनर्स को पता हो कि ये मेरा काम है और मुझे करना है। ऐसा ना हो कि फिर कन्फ्लिक्ट आए रोल का। सिंपल सी बात है कि अगर आप बता दोगे कि देखो सुबह की ड्यूटी मैं कर रही हूँ तो शाम में तुम भी मेरी थोड़ी हेल्प कर दो, है ना, कोई भी हेल्प कर दो। मान लो कि हाउस वर्क में थोड़ी सी मेरी मदद कर दो, या फिर मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ कुछ पेपर वर्क्स में या प्रेजेंटेशन स्किल्स में या जो भी चीज़ें जो हेल्प चाहिए। तो दोनों आपस में हेल्प करके काम कर सकते हैं ना। डिफाइन कर देना कि देखो इस दिन तुम्हारे पापा तुम्हें स्कूल छोड़ेंगे और इस दिन तुम्हारी मम्मी तुम्हें स्कूल छोड़ेंगी। तो इस तरीके से बच्चे की भी ड्यूटी हो जाएगी। इस दिन 3 दिन आप पढ़ाओगे, 4 दिन मैं पढ़ा देती हूँ। तो इस तरीके से करके आप मैनेज कर सकते हो। तो क्लियरिंग स्पेसिफिक गोल्स, ठीक। नो रिस्पॉन्सिबिलिटी कन्फ्यूजन, जैसे मैंने अभी बच्चे वाला कंडीशन बताया कि अगर कोई बच्चा है तो उसको छोड़ना, लेकर जाना, पढ़ाना, ये सब चीज़ें अपने आप में ही एक इशू होती है। इशू नहीं होती, इट्स लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। हाउ कैन आई से दिस इशू नहीं होता। तो अगर जैसे आप भी एक किड हो और आपको पता होगा कि बचपन में आपके पेरेंट्स आपको कैसे टेबल पढ़ाए हैं, कि टेबल सिखाए हैं, और इस टाइम तो बहुत ही छोटे छोटे बच्चों के रोते हुए वीडियो आती है कि 2 का टेबल क्या होता है वो बेचारे के रोके मारो मत, तो बहुत ही फनी आते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें क्या आपको शो करती है? आपको सिर्फ मीम दिखता है? नहीं, वो दिखा रहा है कि उसकी मम्मी उसको पढ़ा रही है, उसको टाइम दे रही है, उसको सिखा रही है, भले ही थप्पड़ मार रही है और रुला रही है, लेकिन अभी चुप भी कराएंगे और अच्छे से बिहेव भी करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। उसको पता हो कि 4 दिन तुम्हें पढ़ाना है, 3 दिन मुझे पढ़ाना है, 4 दिन तुम छोड़ दो, 3 दिन मैं छोड़ दूंगी, हो जाएगा काम, ठीक। रिस्पेक्ट करना कि सामने वाला बंदा वर्क करके आ रहा है, आप भी उसको उतना ही रिस्पेक्ट दो, क्योंकि जैसे आप टेंस हो, वर्कलोड में हो, वैसे ही सामने वाला भी है। इतना समझ के चलना है तो अपने आप काम हो जाएगा, ठीक। ओके, नेक्स्ट है हमारा कन्फ्लिक्ट, पेरेंट चाइल्ड कन्फ्लिक्ट। आजकल तो एकदम हर कोई कि हमारे पेरेंट्स हमें नहीं समझते, पेरेंट्स कहेंगे कि मेरा बच्चा मुझे नहीं समझता। तो ये रीज़न क्या है ना, जनरेशन गैप। अब जैसे क्या होता है कि अभी उनके पेरेंट के टाइम पे सिचुएशन कुछ और था, तो उसका सोल्यूशन भी कुछ और है। अब आज के टाइम पे बच्चे का दिमाग कुछ और है, उसके लिए डिफरेंट सिनेरियोज हैं, उसका डिफरेंट सोल्यूशन होगा। ये सोचो कि पुराने ढांचे में नए चीज़ों को डालने की कोशिश करोगे तो नहीं होगा। सिंपल सी बात है, थोड़ा बहुत चेंज तो लाना पड़ता है दोनों साइड से। ऐसा नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ पेरेंट ही समझे, बच्चे को भी समझना चाहिए, है ना। तो वो चीज़ है, क्योंकि फिर पेरेंट डांटते हैं तो बच्चे को बुरा लगता है। तो क्यों होता है? क्योंकि वैल्यूज़ में डिफरेंस है। बच्चे को चाहिए पार्टी, बच्चे को चाहिए बाहर का खाना, बच्चे को चाहिए घूमना फिरना। पेरेंट है थोड़े प्रैक्टिकल, ऑलरेडी वो 40s में चल रहा है, उन्हें समझाना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे को समझना भी चाहिए कि वो पेरेंट हैं, वो तुम्हारी पूरी पढ़ाई का खर्चा उठा रहे हैं, वो तुम्हारी कोचिंग की फीस भर रहे हैं, तुम्हारे करियर की टेंशन वो लेके बैठे हैं, है ना। उसके बाद बच्चा अगर कह रही है तो मुझे बाहर का खाना है ना, तो अब इसमें क्या करेगा इंसान? बच्चा कहेगा मुझे तो घूमना है, इस बार तो ट्रिप होनी चाहिए, नहीं होगा तो फिर लड़ाई। तो मान लो बच्चा चाह रहा है कि मैं एजुकेशन विजिट पे जाऊँ, और घर की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है ना बहुत बुरी है, फाइनेंशियल स्टेबल नहीं है वो घर,
तो अब उसको 10,000 की ट्रिप पे जाना है, जो कि उसका कॉलेज या स्कूल लेके जा रहा है 2 दिन के लिए, उसके लिए वो पेरेंट्स से लड़ाई झगड़ा कर रहा है। उसके पेरेंट्स ट्राई कर रहे हैं बट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उसे कुछ और भी करना है। मान लो किसी फैमिली मेम्बर को कोई डिजीज़ है तो उसके लिए पैसा अलग से जा रहा है, तो कहाँ से कर पाएगा। तो बच्चे को लगता है कि मुझे समझते नहीं और मुझे घर में पैक करके रखा जा रहा है ना। दिन भर रील्स को स्क्रॉल करना और दिन भर मोबाइल चलाते रहना, दिन भर फ़ोन पे बात करना, और पेरेंट्स का ज़रा सा टोकना बुरा लगता है। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, वैल्यूज़, पर्सनालिटीज़ डिफरेंट है, थिंकिंग जो है, आइडियोलॉजी डिफरेंट है, तो उसमें कन्फ्लिक्ट होती है। चिल्ड्रन की आजकल डिमांड है ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस की, है ना। अलग रहना चाहते हैं वो। कहीं ना कहीं ये वेस्टर्न वर्ल्ड से इम्पैक्ट है, मैं कहती हूँ, क्योंकि हमारे इंडिया में हमेशा हम अपने पेरेंट को साथ लेकर चलते हैं, क्योंकि भले वो पेरेंट कितने भी ओल्ड हो जाएं, लेकिन हम उनके साथ रहते हैं, हम घर से बाहर ऐसा निकलते नहीं। पर अब धीरे धीरे क्या हो गया कि जॉब की वजह से जाने लगे, फिर पर्सनली जाने लगे वहाँ पे, मतलब वो साथ में रहना अच्छा नहीं लगता। मुझे नहीं याद आ रहा है किसका इंटरव्यू मैंने देखा था, और उसने वेस्टर्न वर्ल्ड से ही कोई था, एंड उसने पूछा कि यू लिव विथ योर पेरेंट्स, अपने इतने ओल्ड पेरेंट्स के साथ आप रहते हो। एंड जो लेडी थी वो बहुत अच्छा रिप्लाई दी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उन लोगों की मेंटालिटी में ये है कि अरे इंडिया में तो लोग बूढ़े बूढ़े पेरेंट्स के साथ रहते हैं, वहाँ पे तो बच्चा घर से बाहर छोटे पे ही निकल जाता है कि अरे हम तो इंडिपेंडेंट हैं, हम खुद का पैसा कमाएंगे, खुद से रहेंगे। वहाँ पे ऐसा नहीं सीन है। तो और मान लो कि कोई भी ऐसा ही सीन है यहाँ पे भी, अब वो इम्पैक्ट यहाँ पर तो हर चीज़ में देखने को मिल रहा है, क्योंकि ICT है वो बहुत बड़ा चांस, ठीक। तो पेरेंट चाइल्ड कन्फ्लिक्ट हो रहा है। पेरेंट्स को नहीं पसंद है ड्रेसिंग सेंस फॉर एग्जांपल, एंड बच्चे को बिल्कुल इस टाइम ICT आँख पे चढ़ा हुआ है, उसको लग रहा है ऐसा ड्रेस नहीं पहना तो मैं तो मर ही जाऊँगा। तो अगर पेरेंट उस पर बोलते हैं कि देखो ऐसा ड्रेस मत पहनो, रील पे मत डांस करो, मुझे पसंद नहीं है ये वो, अब बच्चे को चाहिए कि देखो सब लोग जो है महंगी महंगी गाड़ी से घूम रहे हैं, रील वाले स्टार बन चुके हैं, कोविड वाले सारे जो उल्टे सीधे रील बनाते थे, और अब मैं भी ऐसे ही करूँगा और मैं भी स्टार बनूँगा। तो अब क्या होता है, पेरेंट उसको डांटेंगे, उससे छीन लेंगे फ़ोन, उसको मना करेंगे सब करने के लिए, तो अब बच्चे को चिढ़ होगी और वो लड़ाई करेगा, ठीक है, ओके। उसके बाद होता है कंट्रोल एंड रेगुलेशन, कंट्रोल एंड रूल्स एंड रेगुलेशन। सिंपल सी बात है, पेरेंट्स के रूल है कि इतने बजे के बाद जो है घर से बाहर मत निकलो, है ना, इतने बजे के बाहर इससे बात मत करो, उससे बात मत करो, दुनिया भर की चीज़ें, पढ़ाई करो, पढ़ाई कहने को कह देना तो वो बहुत ही बुरा लगता है ना। तो अगर मान लो कि कह रहे हो पेरेंट कि थोड़ा पढ़ाई कर लो, कोचिंग ज्वाइन कर लो, मैं करवा दे रहा हूँ ये वो, तो उससे भी बच्चे को प्रॉब्लम होती है कि ये मुझे पढ़ाई के लिए फोर्स कर रहे हैं। और ये भी रीज़न हो सकता है, ऐसा हर बार पेरेंट्स ही सही नहीं होते। मान लो कोई पेरेंट फोर्स कराओगे तुम मैथ साइंस लेके पढ़ो, तुम्हें ये BTech ही करना है, तुम्हें BSc ही करना है, और कुछ तुम ले नहीं सकते, और उसका करियर बनाने का किसी और फील्ड में मन है, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट होगा, क्योंकि पेरेंट्स हर चीज़ में रोक टोक कर रहे हैं। कंपेरिजन विद अदर किड, दूसरे से कंपेयर करना, उससे कहना कि देखो उसका तो इतना परसेंट आया, तुम्हारा नहीं आया, तुम्हें भी तो हम उसी कोचिंग में डाले थे, तुम्हारा नहीं आया, है ना। तो बहुत बुरा लगता है बच्चों को, तो इसलिए वो चिढ़ते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो देर आर सो मेनी रीजन्स ऑफ पेरेंट चाइल्ड कन्फ्लिक्ट, राइट। उसके सोल्यूशंस क्या हो सकते हैं, एटलीस्ट आप उन्हें बात सुनो, हर चीज़ में रिपीट करना पेरेंट की, हर चीज़ में उन्हें उल्टा जवाब देना, इट इज़ नॉट नेसेसरी, राइट। सो व्हाट यू नीड टू डू इज़ एक्टिव लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग, समझो उनकी बातों को कि वो बड़े हो चुके हैं। एंड जैसे एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आता है ना जब हमें रियलाइज़ होता है कि हम जिस चीज़ का जिद कर रहे थे वो हमें डुबा लेगी, और अगर हम बात मान लिए होते तो ठीक रहता। और कभी कभार बात मान के लगता है कि यार यही सही है, जो भी है ठीक तो चल रहा है सब, अच्छा किया बात मान लिया। तो ये होता है, तो अंडरस्टैंड करो कि एटलीस्ट उनके एक्सपीरियंस तो ऑलरेडी वो 40s-50s के हैं, तो आप तो भाई अभी 15-16 साल के बच्चे जो रील चलाने वाले है ना, वो उसी दुनिया में मगन रहते हैं, ICT के, सोशल मीडिया के, शो ऑफ के, है ना। उनको यही है कि वेस्टर्न ड्रेस नहीं पहन लिया स्टाइलिश, तो भाई मैं तो फिर तो मैं मॉडर्न नहीं कहूँगा। देखो मॉडर्न होने का मतलब कपड़ों से नहीं है, मॉडर्न होने का मतलब आइडियोलॉजी से ओपन होना है, ना कि छोटे कपड़े पहन के रील में डांस करना है ना। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिसेंट शॉर्ट क्लॉथ एंड अ वल्गर क्लॉथ, है ना, एवरीबॉडी नोज दिस, राइट। एंड आप वैसे ड्रेसिंग सेंस करके आप सोशल मीडिया पे अगर डांस कर रहे हो, एंड इट इज़ नॉट डांस, इट इज़ लाइक डांस इज समथिंग जो कि रिस्पेक्ट गेन करता है। हमारे इतने सारे स्टेट्स हैं, उनका डिफरेंट डांस है,
जो कि प्रेस्टीज एंड रिस्पेक्ट शो करता है। लेकिन ये जो 30 सेकेंड्स की जो रील आती है जिस पे लोग डांस करते हैं, इट इज़ नॉट डांस, राइट? दिस इज द मेन रीजन कि पीपल डू नॉट रिस्पेक्ट देम। दैट्स इट। आई थिंक लाइक एवरीबडी डिजर्व्स रिस्पेक्ट, बट दिस इज द मेन रीजन कि जो 30 सेकेंड्स के रील पे डांस करने वाले हैं उनको डांस नहीं माना जाता। दिस इज द मेन थिंग, बिकॉज दे आर प्रमोटिंग समथिंग एल्स। समझ में आ रहा है? तो यही दिक्कत होती है। बट एटलीस्ट समझो उन्हें कि क्यों वो कह रहे हैं, उनके एक्सपीरियंस को रिस्पेक्ट करो एंड कहीं ना कहीं ट्राई करो कंपैटिबल बनने का, उनके साथ टाइम स्पेंड करो, थोड़ा लगे उन्हें भी कि हाँ मेरा बच्चा थोड़ा तो मुझे टाइम दे रहा है, बिल्कुल ही मोबाइल में मत घुसे रहो, एटलीस्ट गिव सम टाइम। एम्पैथी होना चाहिए, है ना? अपने आप को उनकी प्लेस पर रख कर देखो और उन्हें समझना चाहिए कि उस बच्चे को कैसा लग रहा होगा उस टाइम पे। एम्पैथी, रिस्पेक्ट, दीज बोथ गोज हैंड इन हैंड, राइट? मैनेजिंग द टोन ऑफ वॉइसेस, मतलब अपनी पिच जो है ना थोड़ा धीमे रखो, क्योंकि चीज़ें बिगड़ जाती हैं अगर तेज़ आवाज़ में बोलो तो। चिल्ला के बोलो नहीं मुझे जानना है, और बोलते नहीं मुझे जानना है, दोनों में डिफरेंस है कि नहीं? नहीं, मैं चिल्ला के बोलते कि अरे यार क्या है, अरे यार क्या है। समझ रहे हो? तो चीज़ें अच्छी भी चीज़ें बोलोगे ना तेज़ आवाज़ में तो बुरी लगेंगी और बहुत अजीब साउंड करेगा। तो देयर आर सम सॉल्यूशंस जो कि मैंने आपके सामने पेश किए हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, जस्ट गो एंड ट्राई दीज थिंग्स, राइट? सोशियोलॉजी आपको इसीलिए समझाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। इट्स नॉट ओनली सिलेबस जिसको कॉपी में लिख के आ जाओ। क्या फ़ायदा उस चीज़ को पढ़ने का जिसे अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं कर पाओ आप, समझ रहे हो? चलो अब हम सिबलिंग्स राइवलरी देखेंगे। हैं दोनों भाई बहन आपस में लड़ रहे हैं, है ना? दोनों भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं, प्यार है पर लड़ रहे हैं। इसमें भी पेरेंट चाइल्ड कन्फ्लिक्ट में भी रिस्पेक्ट है पर लड़ रहे हैं। समझ में आया? तो होता क्या है ना कि दोनों आपस में कॉम्पिटिटिव भावना रखते हैं। मतलब अगर मान लो एक जो है भाई है वो अच्छा पढ़ता है, अच्छा परसेंटेज ले रहा है और दूसरा नहीं ले रहा है, तो दोनों आपस में कंपेयर करते रहेंगे, एक दूसरे को नीचा दिखाते रहेंगे, तो दोनों में कन्फ्लिक्ट होगा, आर्ग्यूमेंट होगा, डिस्प्यूट अराइज होगा। एंड द रीज़न कैन बी जेलसी। एक पर्सन दूसरे जेलस है क्योंकि पेरेंट जो है अच्छे मार्क्स वाले को सपोर्ट कर रहे हैं, उसको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, उसको गिफ्ट्स ला के दे रहे हैं कि तुमने अच्छा मार्क्स लेकर आया, गुड जॉब। अब सामने वाले बंदे भी एफर्ट कर रहे हैं बट उसका मार्क्स कम आ रहा है तो उसे जेलस फील हो रहा है। उस एक जो है भाई या बहन दोनों में से कोई एक बहुत ही ज़्यादा गुस्सैल है, बहुत ही हाई टोन रखता है और बहुत ही एंगर इशू है उसमें, तो सामने वाले बंदे से जब हर बार चिढ़ के बात करोगे तो सामने से भी वही रिस्पॉन्स आएगा, ठीक? और रिसोर्स कंपटीशन कि इसके पास एक टॉय है मेरे पास दो, तो आपस ही में जल भुन रहे हैं। समझ में आया? एक को ज़्यादा प्रिविलेज मिलती है, दूसरे को कम, एक की बात सुनी जाती है, दूसरे को नहीं। तो ये सब क्या होते हैं? सिबलिंग्स कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। चलो अब बेसिकली और भी क्या रीज़न हो सकते हैं ना कि दोनों आपस में आइडियोलॉजी का कन्फ्लिक्ट यहाँ पे भी आता है। एक जो है अगर मान लो कोई बड़ा भाई है, ठीक है, तो उसकी डिफरेंट थिंकिंग है कि देखो ऐसे ऐसे करो, क्योंकि फिर वही एक्सपीरियंस आ जाता है बीच में, फिर वो समझाने लगता है। तो आजकल के बच्चों को समझाना एकदम लाइक बुरा लगता है कि अरे मुझे क्यों बोल रहे हैं, मुझे सब पता है ना, मुझे सब पता है। लेकिन सब पता नहीं होता है, फिर बाद में पता चलता है, कहते हैं ना मैं देख लूँगा, और फिर जब होता है तो देखा नहीं जाता। तो सिंपल सी बात है। एंड सिबलिंग्स लाइक बहुत सारे लोगों को मैंने देखा बहुत ही अच्छे से रहते हैं, बहुत सारे लोगों को देखा दिन भर लड़ते हैं, बट ऐसा नहीं कि रिस्पेक्ट नहीं होता है। वो पीठ पीछे अगर कुछ आप बोल दो तो बुरा लगता है उनको कि अरे मेरे भाई के बारे में ऐसा बोला कैसे, लेकिन खुद बोलते रहेंगे हर चीज़। दैट इज सिबलिंग्स राइवलरी। इट्स ऑल बिकॉज कहीं ना कहीं जेलस है मार्क्स का, क्योंकि पेरेंट्स का कंपैरिजन रहता है तो अपने आप में वो जेलसी आ जाती है, कॉम्पिटेंस की भावना आ जाती है। तो दीज आर सम थिंग्स। आप रेसोल्यूशन देख लो, बात करो, एटलीस्ट एक्सप्रेस योर सेल्फ कि देखो ऐसा जब कोई कहता है तो मुझे बुरा लगता है बिकॉज आई हैव सर्टेन इनसिक्योरिटीज़, तो प्लीज़ आप बार बार उस चीज़ को मत बोला करो, टोका मत करो इस चीज़ में, मुझे बुरा लगता है। एटलीस्ट एक्सप्रेस। अगर एक्सप्रेस करने के बाद भी नहीं हो पा रहा है तो फिर दिक्कत है, ठीक है? ओके। फिर है एक दूसरे की हेल्प करो, स्टडीज़ में भी हेल्प करो। अगर आप बड़े भाई हो या फिर साथ में भी हो, अगर आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हो चीज़ों को, हेल्प ईच अदर, राइट? गुड बिहेवियर लेकर आओ अपने अंदर, एम्पैथी जनरेट करो और अपने आप को एक्सप्रेस करो। देयर आर सम सेवरल सॉल्यूशंस ऑफ इट ना। अब देखेंगे इन तीनों चीज़ों का, फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन का हमारी सोसाइटी पे कैसे इम्पैक्ट आ रहा है। कहीं ना कहीं क्राइम रेट बढ़ रहा है। आप देख रहे हो कि हस्बैंड ने वाइफ को मार दिया, वाइफ ने अपने हस्बैंड को मार दिया। सभी इस टाइम महिला लोगों में फ्रिज का डर है और पुरुष लोगों में ड्रम का डर है, ठीक है?
तो ये हंसने की बात नहीं है, बहुत ही सीरियस बात है ये, क्योंकि क्राइम रेट इसलिए बढ़ रहा है, सामने वाला इतना उसको झेल नहीं पा रहा है कि उसको मार के जो फ्रिज में बंद करा जा रहा है या फिर मार के ड्रम में बंद किया जा रहा है, समझ रहे हो। और फिर उसके बाद जो ब्रोकन बॉन्ड्स हैं, वो हमारे बॉन्ड्स होती है वो टूट जाती हैं, वीक हो जाती हैं, मेंटल हेल्थ इशू क्रिएट होता है, डिप्रेस्ड हो जाता है इंसान। एंड डिप्रेशन की बात तो फिर सभी जानता ही है क्या होता है, इंसान कहीं ना कहीं सुसाइडल रिस्क भी उसका बढ़ता है, तो इंक्रीज इन सुसाइड रेट, फेस डिफिकल्टी इन फॉर्मिंग रिलेशनशिप ड्यू टू इनस्टेबिलिटी। जैसे जो किड्स होते हैं ना, जिनके पेरेंट्स डिवोर्सी होते हैं, तो उनको बहुत ही इनसिक्योरिटी होती है, वो रिलेशनशिप बिल्ड कर नहीं पाते हैं, अच्छा समझ रहे हो। डिक्लाइन ऑफ सोशल कोहेजन, तो कोई भी किसी के मतलब हमारा जो सोसाइटी में जो कोहेजन है वो बिगड़ जाएगा, और यूथ की डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो फैमिली जो उसको मोरल एजुकेशन देती, वो फैमिली जो उसको अच्छी चीज़ें सिखाती, वो खुद भी आपस में लड़ भिड़ रही है, तो बच्चे का ख्याल कौन रख रहा है, कोई नहीं, कोई आया लगा दी जा रही है जो उसका ख्याल रख रही है फॉर्मेलिटी के तौर पे। तो बच्चे को जब पेरेंट का प्यार मिला ही नहीं कभी, तो वो डेविएंट बिहेवियर करेगा ही करेगा, समझ रहे हो। तो ये सब हो जाएगा। सो यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन गाइज। आई होप आपको समझ में आया हो। इफ़ यस देन डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो, ताकि उन्हें भी समझ में आ सके। ओके गाइज, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन।